शाम का समय था और सूरज डूबने में कुछ ही वक्त बाकी था। अंधेरे की चादर हल्के हल्के आसमानों में फैलती चली जा रही थी और चांद की परछाई आसमान में नजर आने लगी थी। लेकिन गोविंद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज वो एक और खौफनाक चीज को अंजाम देने के लिए बाड़ी वाले गांव की तरफ जाने वाला था। उस बाड़ी वाले गांव के बारे में लोगों में कई तरह की बातें थी, जिनका मानना था कि उस गांव में भूत प्रेतों का वास है, जिस वजह से जो भी इंसान अंधेरे में वहां जाता है वो उनके छलावे में फंस जाता है। हमारे गांव के लोग तो उस गांव को पूरी तरीके से हॉन्टेड करार दे चुके थे, लेकिन गोविंद को इन सब बातों से कुछ लेना देना ही नहीं था। उसे तो बस ये साबित करना था कि वो सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बस एक अंधविश्वास है। और एक शनिवार इसी अंधविश्वास को मिटाने के इरादे से रात उसने अपनी कार लेकर उस बाड़ी वाले गांव जाने का फैसला किया। गोविंद बचपन से खानदानी परिवार में पला बढ़ा था, तो उसका कभी भी ऐसी चीजों से करीब से संबंध नहीं आया था। इस बार भी वो हमेशा की तरह कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। वो जब भी गांव आता था अक्सर वो अंधविश्वास से भरी चीजों से छेड़छाड़ करता था, जैसे कि कंकाल को लात से कुचलना, पीपल के पेड़ से बंधे हुए धागों को खोल देना, इंसान के ऊपर से उतार कर फेंकी हुई चीजों का इस्तेमाल करना, उन्हें तोड़ना मरोड़ना। लेकिन अब तक उसे कोई भी बुरा अनुभव नहीं आया था, तो उसका अपने आप पर विश्वास बढ़ता चला गया था। वो शनिवार की रात थी, 8 बज रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा था, आसपास ठंड भी बढ़ती जा रही थी। गोविंद ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने दोस्त सचिन के साथ उस बाड़ी वाले गांव की तरफ निकल पड़ा। वही गांव जो भूत प्रेत का अड्डा माना जाता था। सचिन उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। वो इस बात से अनजान था कि वो इस वक्त सफर करते हुए किस जगह जा रहा है। गोविंद ने उसे पार्टी का बहाना देकर अपने साथ चलने को राजी कर लिया था। गांव से निकलते वक्त लोगों की थोड़ी बहुत हलचल दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब वो गांव से बाहर निकल गए और बहुत दूर चले गए, तब धीरे धीरे आसपास का सन्नाटा बढ़ता चला गया। अंधेरा और घना होता चला गया। बातों बातों में सचिन की यह समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब भी वो गाड़ी से बाहर देखता उसे कोई इंसान, कोई जानवर नजर नहीं आता था। तो अब उसे भी डर लगने लगा था। जब तक उसे समझ आता कि वो उसी गांव की दिशा में जा रहे हैं जहां भूतों की मौजूदगी का आभास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब सचिन ने गोविंद से कहा, भाई ये हम किस रास्ते जा रहे हैं? ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम जानते नहीं क्या, यहां से गुजरने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। गोविंद ने उसकी बात पर बस इतना ही कहा, तू क्यों डर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, तू बस चल। गोविंद की अजीब हरकतों को सचिन अच्छी तरह से जानता था, तो सचिन को तभी समझ जाना चाहिए था कि वो तो बस साबित करना चाहता था कि उस गांव में कुछ भी भूत प्रेत नहीं है। गांव वाले बस अफवाह फैला रहे हैं। जैसे ही उनकी कार उस बाड़ी वाले गांव के रास्ते की ओर मुड़ी, सचिन के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर ठंड होने के बावजूद उसके हाथ पांव कांप रहे थे। सचिन ने 1-2 बार गोविंद को कहा भी कि भाई तू जिस गांव के रास्ते पर है ना, वो गांव अच्छा नहीं है। देख, तू भले ही इन सब चीजों को मानता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं और अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन गोविंद को मानो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। कार उस गांव के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि सचिन जोर जोर से चीखने लगा और जिद करने लगा कि उसे यहीं उतरना है। आखिरकार सचिन ने गुस्से में ही कहा, तुझे गांव के अंदर जाना है तो तू जा, लेकिन मुझे यहीं उतार दे। चाहे तो मैं यहां से चलकर वापस जाता हूं, पर प्लीज मेरी बात को समझ यार। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गोविंद उसकी बात नहीं मान रहा था। उसे तो बस अपनी मौत को गले लगाना था। और आखिरकार वो तेजी से ड्राइव करते हुए गांव के अंदर दाखिल हो गया। गांव एकदम वीरान पड़ा हुआ था।
चारों तरफ किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी। वो गांव ऐसा था जैसे कोई शमशान हो। गोविंद ने कुछ दूर जाकर अचानक से गाड़ी को एक जगह पर रोक दिया। वो जगह शायद उस गांव के बीचों बीच थी और एक अजीब सी आवाज को सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए। वो कोई जानवर की आवाज थी, लेकिन उन्हें कार के सामने कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। कुछ पल बाद उन्हें एक बकरी चलकर आती हुई दिखाई दी। वो बिल्कुल गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख सचिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा तक कपकपा रहा था, लेकिन गोविंद उसे गौर से देख रहा था। उस बकरी ने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी की तेज रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी और फिर वो बकरी वहां से आगे निकल गई। उतनी सी हरकत से भी सचिन के शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो गाड़ी में ही बैठा रहा। तब गोविंद ने सचिन से कहा, अबे वो तो बस एक बकरी है, इतना क्यों डर रहा है? सचिन घबराते हुए बोला, नहीं, वो बकरी नहीं थी, कुछ और ही था। यहां की चीजें हमें जैसी नजर आती हैं वैसी नहीं होती। यहां की चीजें अपनी आंखों में भ्रम पैदा करती है। जब तक हम उनकी आंखों में नहीं देखते ना, तब तक वो हमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उस बकरी की आंखों में देख लिया है। गोविंद, अभी के अभी चल यहां से, प्लीज मेरी बात मान यार। लेकिन गोविंद ने उसकी बात समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे ये भूत वूत, ये आंखें भी के कुछ नहीं होता, सब झूठ है। देख बकरियां भी यहां कितने आराम से घूम रही है। और इतना बोलकर वो गाड़ी से उतरकर बाहर चला गया। गोविंद ने आसपास नजर घुमाकर देखा और एक लंबी सांस ली। आसमान में बादल चांद को घेरने लगे थे। थोड़ी बहुत जो चांद की रोशनी थी वो भी कम होती जा रही थी। अंधेरा और घना होता हुआ दिखाई दे रहा था। तब गोविंद को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां तो किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक गया। गोविंद ने वहीं आसपास देखते हुए अपने दोस्त को आवाज दी, लेकिन सचिन का कोई जवाब नहीं आया। गोविंद ने दोबारा उसे आवाज दी, अबे अब डरना बंद कर और बाहर आ जा, देख कितनी ताजी हवा है बाहर। इस बार भी सचिन का कोई जवाब नहीं आया। तो गोविंद ने झुककर कार के अंदर देखा। सचिन कार में नहीं था। यह देखकर गोविंद डरने के बजाय अपने आप में ही हंसने लगा और वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अबे मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं, चल अब बाहर आ जा। पर वहां सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं था। गोविंद ने महसूस किया कि ठंड अचानक से बढ़ने लगी है। उसने गाड़ी के सभी दरवाजे खोलकर देखा, लेकिन उसका दोस्त अंदर कहीं भी नहीं था। उसने झुककर गाड़ी के नीचे ऊपर सब तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं था। और तब गोविंद को यह बात अजीब लगी, क्योंकि इतने कम वक्त में वहां से भागकर कहीं भी छुपना नामुमकिन था। और वो इतना तो जानता था कि सचिन डरपोक है, तो गाड़ी से निकलकर बाहर जाने की वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। गोविंद ने टॉर्च लेकर कार के पास ही खड़े होकर आसपास देखने की कोशिश की। आसपास सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं था। और तभी उसी सन्नाटे को चीरते हुए किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज गोविंद के कानों पर पड़ी। एक पल के लिए गोविंद का शरीर कांप उठा। एक अजीब सी सनसनाहट उस ठंड में भी उसके शरीर में दौड़ गई। वो अपने आप को लाख समझा रहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन उस घने सन्नाटे में उस गूंजती हुई आवाज ने गोविंद को पहली बार अंदर तक डरा दिया था। गोविंद उस आवाज को भली भांति जानता था। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसके दोस्त सचिन की थी। उस आवाज को सुनकर गोविंद इतना तो समझ चुका था कि वो चीख झूठ मूठ की नहीं है। उस आवाज में डर था और मौत का एहसास भी था। गोविंद ने अपने आसपास बार बार मुड़ते हुए सचिन को ढूंढने की कोशिश की, और तब उसकी नजर खंडहर बनी उस बावड़ी यानी कुएं की ओर चली गई। उसने ये अंदाजा लगाया कि हो न हो आवाज यहीं से आई है,
उस बावड़ी के अंदर से। वो बावड़ी एकदम वीरान थी। आसपास बस कंकर और पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ पड़े नजर आ रहे थे। गोविंद जल्दी से उस बावड़ी के पास जाने लगा, मगर वहां जाते वक्त कोई चीज उसके पैर में घुस गई, जिस वजह से उसका पैर छिल गया। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका पैर किसी चीज पर नहीं बल्कि कटे हुए हाथ की कंकाल पर पड़ा है। गोविंद ने जल्दी से पैर में घुसा हुआ वो हड्डी का टुकड़ा निकालकर बाहर फेंक दिया। आज तक उसने भूत प्रेतों की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। आज पहली बार उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा था। वो किसी तरह उस बावड़ी के पास पहुंच गया। उसने टॉर्च को कुएं के अंदर मारते हुए देखा, पर वहां अंदर कुछ भी नहीं था। सब सूखा वीरान था, पानी की बूंद तक अंदर नहीं थी। तब उसे कहीं से दबी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दम घुटकर मर रहा हो। गोविंद ने सामने की तरफ टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे उसका दोस्त सचिन दिखाई पड़ा, जो कि एक बरगद के पेड़ से फांसी से लटक रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो देख गोविंद अंदर तक टूट गया। वो भागते हुए उसके पास चला गया, इस उम्मीद से कि शायद उसकी सांसें चल रही होगी। पर जब वो वहां पहुंचा तो उसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ था। पैर नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, जीभ बाहर आ चुकी थी और दोनों आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी। वो नजारा देख गोविंद अपने दोस्त सचिन के पैरों को पकड़कर रोने लगा, उससे माफी मांगने लगा। और वो रो ही रहा था कि गोविंद को उसके दोस्त की आवाज सुनाई दी। गोविंद ने पीछे पलटकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने पाया कि उसका दोस्त सचिन बिल्कुल गाड़ी के पास खड़ा था। गोविंद ने फिर ऊपर देखा तो उसके हाथ में किसी के पैर नहीं थे। वो तो बस बरगद के पेड़ की शाखा से लटकती हुई एक बड़ी ही मोटी जड़ थी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जो उसने अभी कुछ पल पहले देखा था वो सच था या जो अभी दिखाई दे रहा है वो सच है। गोविंद तेजी से वहां से भागने ही वाला था कि उसे पीछे से एक आवाज आई, तुमने यहाँ इस जगह पर आकर अच्छा नहीं किया। गोविंद भागकर गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहा था कि फिर से वो गाड़ी से कुछ दूरी पर ही रुक गया, क्योंकि गोविंद जिसे अपना दोस्त समझकर जिसकी ओर बढ़ रहा था उसका चेहरा अब गलने लगा था। उसके शरीर का मांस पिघलकर नीचे जमीन पर लटक रहा था और वो इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था कि उसे देख गोविंद की रूह तक कांप गई थी। सचिन के रूप में दिखने वाले उस इंसान का रूप ही बदल चुका था। उसका शरीर किसी सूखे कांटे की तरह बन चुका था। गोविंद को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जाऊं तो किस तरफ जाऊं। और तभी वह खौफनाक जैसा दिखने वाला इंसान पिघलते हुए किसी धुएं की तरह हवा में घुल गया। गोविंद की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसे यहां आए हुए बस कुछ ही वक्त हुआ था और उस जगह ने गोविंद के साथ एक खौफनाक खेल खेलना शुरू कर दिया था। वहां का सन्नाटा ही उस जगह के डर को बयां करने के लिए काफी था। उस खौफनाक इंसान का शरीर हवा में घुल जाते ही गोविंद ने धीरे से अपना कदम कार की ओर बढ़ाया कि एक बार फिर से उस सन्नाटे के बीच एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। मानो वो जगह, वो घनी अंधेरी रात गोविंद की हालत देख और उसका घमंड टूटता देख उस पर हंस रही हो। मानो वो आवाज उससे कहना चाहती हो कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, ऐसी जगहों पर कभी कदम भी नहीं रखना चाहिए। गोविंद उस खौफनाक हंसी को सुनते ही दौड़कर अपनी कार के पास चला गया। उसने एक बार फिर से कार के अंदर देखा, पर सचिन अब भी वहां मौजूद नहीं था। वो डर के मारे हांफते हुए कार के अंदर बैठ गया। उसका दिमाग घूम चुका था। एक मन कह रहा था कि यहां से निकल जा, तो दूसरा मन उसे समझा रहा था कि तेरी वजह से सचिन यहां आया था, तो उसे ऐसी जगह पर अकेले छोड़कर मत जा। उसे ढूंढना और उसे बचाना अब तेरी जिम्मेदारी है। मगर अब की बार गोविंद को जो कुछ भी दिखाई देने वाला था वो उसे अंदर तक झकझोर देने वाला था।
वो सचिन के बारे में सोच ही रहा था कि तब उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बढ़ते बढ़ते अचानक से आनी बंद हो गई। सचिन एकदम शांत होकर अपने दाएं बाएं देख रहा था, उस आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी एक धड़ाम की आवाज से उसका दिल जैसे रुक सा गया। कोई भारी सी चीज जोर से उसकी गाड़ी के ऊपर आ गिरी थी। उसने अपने सर को गाड़ी के अंदर नीचे छुपा लिया। बाहर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गोविंद को फिर से छन छन की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज हल्की हल्की सी आ रही थी। गोविंद इतना तो जान चुका था कि ये भी कोई छलावा है, और तब उसे फिर से अपने दोस्त की आवाज सुनाई पड़ी। गोविंद, गोविंद बचा मुझे, ए गोविंद, गोविंद बचा ले मुझे यार, ए गोविंद। गोविंद हिम्मत कर गाड़ी से बाहर निकल पड़ा और दूर छलांग लगाकर उसने गाड़ी के ऊपर देखा। ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, जिसके हाथ में सचिन का कटा हुआ सिर्फ सर था, और वो डरावनी औरत सचिन के सर को सहला रही थी, और सचिन का सर बस चिल्ला रहा था कि गोविंद बचा ले मुझे। गोविंद का पूरा शरीर पसीने के मारे तरबतर हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्या देखना बाकी है। सचिन का सर लाल लाल हो चुका था। वो प्रेतनी उसके सर पर खून लगा रही थी और बस चिल्लाए जा रहा था। गोविंद वो देख डर और खौफ के मारे पीछे पीछे हटने लगा। गोविंद का गला सूख चुका था। आसमान में बादल हटने लगे थे। चांद फिर से नजर आने लगा था। एक हल्की हल्की सफेद रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। गोविंद ने आज तक कभी ऐसी बुरी ताकतों का सामना नहीं किया था, और अपने घमंड की वजह से न तो उसने कभी कुछ भी जानने की कोशिश की थी, तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसी ताकतों का सामना कैसे किया जाता है। वो पीछे हटते हुए वहां से भागने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस औरत के हाथ में जो सचिन का सर था, उसके हाव भाव बदलने लगे। पहले वो मासूम सा था और डर से सिकुड़ा हुआ था, तो अब उस कटे सर के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट फैलने लगी थी। और फिर से वही हुआ, उस खोपड़ी का मांस गलने पिघलने लगा। वो देख गोविंद फौरन पीछे की तरफ भागा। गिरते पड़ते अपने आप को संभालते हुए वो बस बिना कुछ सोचे एक अनजान रास्ते पर भागा जा रहा था। भागता हुआ हाफता हुआ वो एक रास्ते पर आकर रुक गया। चांद की रोशनी होने की वजह से उसे अब रास्ता दिखाई दे रहा था। उस गांव से बाहर निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक रास्ता वो था जिस रास्ते से वो कार लेकर गांव के अंदर आया था, और एक बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में था। लेकिन वो रास्ता वो जिस जगह पर खड़ा था वहां से काफी दूर था, और इतने घने अंधेरे में और इतनी खौफनाक चीजों के बीच उसे ढूंढना मतलब मौत को मिलने के बराबर था। उसके अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो देर तक भाग सके। वो रास्ता भी काफी सुनसान था। तब उसे पीछे से दूर कहीं से फिर अपने दोस्त की चीख सुनाई दी, और फिर एक बार उसके मन में अपने दोस्त का ख्याल आया। वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने दोस्त के बारे में भूल ही गया था। उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार सचिन उसका दोस्त है, और इस वक्त न जाने वो किस हाल में होगा। मैं उसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। वो चाहकर भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अब उसे अपने दोस्त की फिक्र सताने लगी थी, और एक बार फिर से हिम्मत कर वो पीछे चला गया। वो फिर से उस बाड़ी वाले गांव के अंदर जाने के लिए मुड़ा और अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती थी। अपने दोस्त की तलाश में गोविंद एक बार फिर उस बावड़ी के करीब पहुंच गया था। वहीं से थोड़ी दूरी पर उसकी कार खड़ी थी, लेकिन अब कार के पास कोई भी नहीं था। फिर से बिल्कुल वैसा ही माहौल था। सब तरफ एकदम शांत और गहरा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला है। गोविंद को भले ही यह पता नहीं था कि वो जगह एक छलावा है, लेकिन एक बात को वो समझ चुका था
कि उसे किसी भी तरह अपने दोस्त की पहचान करनी है। अब तक उसने जिस जिस चीज को देखा था वो सब एक भ्रम था। वहां की वो बुरी ताकतें उसे अपने जाल में खींचने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे बस अपने दिमाग पर भरोसा करना है और डर पर काबू रखना है। तब उसे अपने दोस्त सचिन की बात याद आ गई कि जब तक हम ऐसी खौफनाक चीजों की आंखों में नहीं देखते तब तक वो हमें कुछ नहीं कर सकते। गोविंद ने अपने डर को काबू करते हुए टॉर्च की रोशनी से बावड़ी के अंदर झांक कर देखा। उसने 2-3 बार उसे आवाज भी लगाई, सचिन, सचिन, हे सचिन। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसकी नजर एक बार फिर उसी बरगद के पेड़ की ओर गई और दूसरे ही पल उसने अपनी नजर हटा ली। उस पेड़ से नीचे झूलती जड़ें लटकते हुए मुर्दों की तरह लग रही थी। गोविंद फिर से हिम्मत कर गाड़ी की तरफ बढ़ा कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, गोविंद। वो आवाज बहुत ही शांत थी। उस आवाज को सुन गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो उससे थोड़ी ही दूरी पर उसका दोस्त सचिन खड़ा था, एकदम शांत और मासूम चेहरे के साथ। गोविंद को वो अजीब लगा क्योंकि कुछ वक्त पहले जो इंसान इतना डरा हुआ था और खौफ में था वो इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना शांत कैसे हो सकता है। उस घने सन्नाटे में उसकी शांत आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, गोविंद, तेरे पास बस थोड़ा सा वक्त है। चांद बादलों से घिरने से पहले तू यहां से चला जा। यहां बहुत ही बुरी ताकतें हैं जिनका तू सामना नहीं कर सकता। गोविंद अपने दोस्त सचिन की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसने फिर कहा, नहीं, आगे मत बढ़। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं कब का मर चुका हूं। ये भले ही तुझे झूठ लग रहा हो पर यही सच है। चले जाओ यहां से, इस गांव से बाहर निकल जाओ। वो खौफनाक ताकतें तुम्हें देख रही है, वो तुम्हारी ताक में छुपकर बैठी हुई है, चांद के छुपने का इंतजार कर रही है। अब भी वक्त है, चला जा यहां से, चला जा गोविंद। और ऐसा बोलते हुए ही सचिन की आत्मा धुएं की तरह हवा में घुलती चली गई। गोविंद अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो इस बात को अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर वो जल्दी से इस जगह से नहीं निकला तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके दोस्त का हुआ था। गोविंद ने एक नजर ऊपर आसमान में देखा। चांद के ऊपर से हल्के हल्के बादल गुजर रहे थे। वो जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसे अपने आसपास से हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन गोविंद ने उन आवाजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने कार को स्टार्ट किया और कुछ ही देर में वो उस बावड़ी से, उस गांव से दूर निकल गया। काफी दूर जाने के बाद गोविंद ने एक रास्ते पर शांत जगह देखकर गाड़ी को रोक दिया और अपने दोस्त को याद कर गोविंद अकेले ही जोर जोर से रोने लगा। उसके अगले दिन गांव के लोगों ने सचिन की डेड बॉडी ढूंढने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिली। वो बावड़ी, वो गांव सचिन को निगल चुका था। गोविंद आज भी अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है और यही सच है। अगर वो ऐसी खौफनाक चीजों से दूर रहता तो शायद उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। ये उस वक्त की बात है जब मैं आंध्र प्रदेश में जॉब करने गया था। तब मेरा एक दोस्त वहां मुझसे मिलने आया था और मेरे साथ हुई ये घटना उस दिन की है जब मैं अपने दोस्त सुधाकर के साथ उसे छोड़ने स्टेशन जा रहा था। मेरा दोस्त तब चित्तूर स्टेशन से वापस अपने घर जाने वाला था। हम जिस रिक्शा में बैठे थे उसका ड्राइवर शायद नया था, तो वो हमें स्टेशन ले जाने के बजाय थोड़ा गलत साइड में लेकर चला गया। बातों बातों में हमने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि किसी दूसरे रास्ते से ले जा रहा होगा। लेकिन जब हमने मैप में देखा तो पता चला कि हम स्टेशन जाने के बजाय आगे निकल चुके हैं।
तब मैंने ड्राइवर को रिक्शा रोकने को कहा और कहा कि स्टेशन तो यहां से पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, आप तो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन सुधाकर ने कहा, अरे ठीक है। हमने चलते हुए एक आदमी से पूछा कि यहां से स्टेशन कितना दूर है, तो उन भाई साहब ने कहा कि बस 5 मिनट। सुधाकर ने फिर मुझसे कहा, रिक्शा से 5 मिनट मतलब चलकर जाए तो 10 से 15 मिनट। तो चल यहीं उतर जाते हैं और आसपास से कहीं से सिगरेट लेकर फिर चलते हुए स्टेशन चले जाएंगे। वैसे हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, सुधाकर का बस एक छोटा बैग था, तो मैंने भी मना नहीं किया। मुझे भी सिगरेट की तलब लगी थी। घड़ी में देखा तो उसकी ट्रेन आने में अभी भी आधे घंटे से ऊपर था, तो मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और हम वहीं एक दुकान के पास उतर गए। वहीं एक दुकान से सिगरेट ली और एक छोटे रास्ते से होकर स्टेशन की ओर निकल पड़े। थोड़ा आगे जाते ही हमें स्टेशन की ओर जाती हुई पटरियां दिखाई दी, तो मैंने सुधाकर से कहा कि चल पटरियों से होकर जाते हैं, सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तब शाम हो गई थी, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ था कि कुछ भी दिखाई न दे। सुधाकर ने सिगरेट सुलगाई और हम बातें करते हुए पटरियों के बीच से जाने लगे। कुछ थोड़ा दूर ही गए थे कि मुझे एक आदमी पटरियों से होते हुए हमारी ओर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो एक नॉर्मल बात लग रही थी, तो मैंने उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ कदम चलने के बाद सुधाकर अपनी जगह पर ही रुक गया और मुझे रोकते हुए बोला, अरे रुक रुक रुक, अभी मैंने एक आदमी को सामने से आते हुए देखा था, अचानक कहाँ गया वो? मैंने भी हैरानी से यहां वहां देखते हुए जवाब दिया, देखा तो मैंने भी था, पर पता नहीं कहां गायब हो गया। अच्छा जाने दे, शायद हमें वहम हुआ होगा। और ऐसा कहकर हम फिर से चलने लगे। हम फिर थोड़ी दूर ही गए थे कि हमने देखा कि वो आदमी जो हमें पटरियों से आता दिखाई दे रहा था, उसी जगह के आसपास बहुत सारा खून नजर आ रहा था। मैंने सुधाकर से कहा, अबे वो देख, वहां कितना सारा खून है। सुधाकर ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शिट यार, मुझे मत दिखा, खून देखकर मुझे उल्टी आ जाती है। और ऐसा कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। तो मैंने सुधाकर से कहा, चल यहां से, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब सुधाकर ने मेरी शर्ट को खींचते हुए कहा, अरे मैंने अभी उस आदमी को फिर से देखा, वो वहां खंबे के पीछे छिपकर हमें ही देख रहा है। मैंने सुधाकर के हाथ को पकड़कर आगे खींचते हुए कहा, चल यहां से, जल्दी से निकल यहां से। हम दोनों तेजी से चलने लगे, पर कुछ दूर जाने पर मुझे भी आगे एक खंबे के पीछे वो आदमी दिखाई दिया, जो एक इलेक्ट्रिक पोल के पीछे छुपकर हमें देख रहा था। तब मैं उसका आधा ही चेहरा देख पाया। उसकी एक आंख एकदम लाल थी। उसे देख मैं तेजी से चलने लगा, पर आगे जाने के बाद मैंने महसूस किया कि सुधाकर मेरे पीछे नहीं है। मैंने मुड़कर देखा तो सुधाकर पीछे पटरियों के बीच पड़ा हुआ था। मैंने अपने आप से ही कहा, अबे अब इसे क्या हो गया? मैं दौड़कर उसके पास चला गया तो वो किसी मुर्दे की तरह बस पड़ा हुआ था। न उसमें कोई हलचल थी और न ही वो सांस ले रहा था। मैंने उसे जोर जोर से हिलाया, सुधाकर उठ यार, क्या कर रहा है तू? नाटक मत कर, चल यहां से। मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह अकड़ा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे सच में कुछ हुआ है या वो नाटक कर रहा है। तभी मुझे दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। मैं उसे जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन मैं उसे खींच भी नहीं पा रहा था। ट्रेन और नजदीक आ रही थी, पर सुधाकर में कोई हलचल नहीं थी। मैं चीखते हुए उसे बस उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और ट्रेन हमारे और नजदीक आती जा रही थी। आखिरकार ट्रेन हमसे बस 200 या 300 मीटर की दूरी पर होगी। मैं हार कर वहां से हटने ही वाला था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि सुधाकर ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा है, इतना कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा, सुधाकर कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। और उसी वक्त उसने अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी और मौत के डर से मेरे पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें उसी आदमी के जैसी थी जिसे मैंने खंबे के पीछे खड़ा देखा था, पर ट्रेन अब हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। बस कुछ ही पल में वो मुझे और उस आदमी को रौंदकर आगे निकल जाएगी कि तभी किसी ने मुझे जोर से लात मारी और मैं दूसरी तरफ जा गिरा। उसके बाद मुझे बस ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी।
कुछ सेकंड्स में ट्रेन वहां से गुजर गई। मैंने आसपास देखा तो वही मेरी बगल में सुधाकर पड़ा हुआ था और उसकी भी सांसें तेज चल रही थी। मैं जिंदा बच गया था। तभी सुधाकर ने कसकर मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। पागल हो गया था क्या तू? कितनी आवाज दी मैंने तुझे, सुनाई नहीं देता? मैं नहीं आता तो अब मर जाता तू। मैंने हैरान होकर कहा, मैं तो तुझे बचाने आया था। तो सुधाकर ने फिर से मुझे मारते हुए कहा, अबे मैं तो तेरे आगे चल रहा था, अच्छा हुआ पीछे मुड़कर देखा। तू पटरियों के बीच ऐसे खड़ा था जैसे मरना चाहता हो। तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि मैंने जिसे देखा था वो सुधाकर नहीं था, बल्कि सुधाकर के शक्ल में वो शैतान था जो हमें कुछ देर पहले नजर आया था और वो मुझे मारना चाहता था। इस अनुभव के बाद हम दोनों स्टेशन चले गए। तब मैंने सुधाकर को बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया था, और उसके बाद वहां के लोगों ने मुझे बताया कि वो स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर है। वहां अक्सर लोगों को अजीब अजीब से अनुभव आते हैं। उसके बाद मैंने न तो उस स्टेशन पर और न ही उस स्टेशन की पटरियों पर जाने